Okay, so hello everyone, welcome to the 12th lecture of Design of RCC, and in this particular lecture we are going to discuss design of flanged beam which are popularly known as L beam and T beam, है ना। हम लोग आज डिस्कस करेंगे L beam और T beam को। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट लोग थोड़ा सा मतलब डरते हैं, है ना। उनको मतलब ये डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बट जैसे हम लोग सिंपल बीम का डिज़ाइन करते हैं उसी वे में हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, है ना। चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी वे में इसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। आपको केयरफुली है जो इसको सुनना है, सिर्फ इसको केयरफुली आपको सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज की। तो सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे बीम सपोर्टेड फ्लोर स्लैब सिस्टम के बारे में। बीम सपोर्टेड फ्लोर स्लैब सिस्टम ये क्या होता है? एक्चुअली में होता यूँ है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये बीम है, ये क्या है? बीम है। और ये आपका स्लैब है, ये क्या है? स्लैब है। अब इस बीम का जो फ्लेंज पोर्शन होता है, जो फ्लेंज पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं? फ्लेंज बोलते हैं, और बॉटम पोर्शन को क्या बोलते हैं? बेब बोलते हैं। जो फ्लेंज पोर्शन होता है वो स्लैब के साथ क्या होता है? इनबिल्ट होता है। स्लैब के साथ क्या होता है? इनबिल्ट होता है। मतलब दोनों का जो कास्टिंग होता है वो क्या होता है? सेम टाइम होता है ना, सेम टाइम होता है। इसीलिए इसको बोला गया बीम सपोर्टेड फ्लोर स्लैब सिस्टम। बीम किसको सपोर्ट कर रहा है? स्लैब को, स्लैब को, है ना। अब यहाँ पे डिस्कस इसका एनालिसिस करने के लिए इसमें अगर हम दो अलग अलग सेक्शन को कट करते हैं तो एक सेक्शन आपको एल बीम देगा और दूसरा सेक्शन आपको टी बीम देगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसको राइट पार्ट को यहाँ से कट कर रहा हूँ। तो बीच में क्या हुआ? एक टी बीम का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मिडिल में एक टी बीम का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि साइड में क्या हो रहा है? इसको यहाँ तक लीजिए, साइड में है जो क्या है? एल बीम का फॉर्मेशन हो रहा है। ए बी सी डी का एल लेटर के समान है, इसीलिए इसको एल बीम बोलते हैं, और इसको मिडिल वाला को टी बीम बोलते हैं, है ना। मिडिल वाला को टी बीम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, वन बाय वन करके मतलब लेफ्ट पार्ट को कंसिडर कीजिए, फिर मिडिल पार्ट को कंसिडर कीजिए। तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? आपका एल बीम है ना। अगर लेफ्ट पार्ट को काट के अलग कर लें तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो ये जो टॉप पोर्शन होता है इसको फ्लेंज बोलते हैं, और जो बॉटम पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? बेब बोलते हैं, इसको बेब बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो टर्मोलॉजी है उसको मैं लिखते जाता हूँ। सबसे पहला टर्मोलॉजी है बी एफ। बी एफ, बी एफ क्या होगा? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। बी एफ को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू क्या है? ये देखिए ये क्या है? बेब है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेब, है ना। मतलब विड्थ ऑफ बेब सिंपली लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ बेब। केयरफुली सुनना है, इस पे न्यूमेरिकल भी आज करेंगे, आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है? डी एफ, कैपिटल डी एफ। कैपिटल डी एफ क्या है? कैपिटल डी एफ क्या है? यहाँ पे देखिए ये क्या है? कैपिटल डी एफ है, यहाँ पे देखिए कैपिटल डी एफ है। ये क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लेंज, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, हाँ। उसके बाद देखिए डी क्या है? यहाँ पे देखिए एक और टर्म दिखा रहे हैं यहाँ पे, डी डब्ल्यू, यहाँ से लेके बॉटम तक, बॉटम तक, इसको बोलते हैं डी डब्ल्यू को डेप्थ ऑफ वेव, डेप्थ ऑफ वेव, डेप्थ ऑफ वेव। चलिए स्मॉल डी क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेनफोर्समेंट, सी जी ऑफ रेनफोर्समेंट से लेके टॉप तक की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव
इफेक्टिव डेप्थ। अब ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट नोट लिखिए, नोट। यहाँ से मुझे याद है कि 2016 में मैं DMRC क्लियर किया था, तो उस समय एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था BW/DW का रेशियो किसके किसके बीच लाई करता है ना। फ्लेंज बीम में BW/DW का रेशियो जो लाई करता है 1/3 से, जो BW/DW का रेशियो लाई करता है 1/3 से 2/3 के बीच लाई करता है। तो ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट नंबर 2 मैं लिखाने जा रहा हूँ कि ओवरऑल डेप्थ जो होता है, ये भी याद रखना, ये भी पूछता है। जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में वो मैं पहले डिस्कस कर दूंगा। ओवरऑल जो डेप्थ होता है, ओवरऑल डेप्थ बोले तो क्या होगा बताइए तो, DF प्लस क्या होगा, DF प्लस DW, इसी को बोलेंगे ओवरऑल डेप्थ। तो इसका जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 1/12 to 1/15 ऑफ स्पान for which type of beam, for simply supported beam। तो ये भी याद रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम। चलिए, ये तो कंक्लूजन रहा। सेकंड थिंग अगर एल बीम की बात करें तो एल बीम के लिए जो आपका BF का वैल्यू होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन BW/2 प्लस L1/2। L1 दिख रहा है, L1 L2 क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये देखिए, सेंटर टू सेंटर इसका क्या है, डिस्टेंस है। L1 L2 सेंटर टू सेंटर क्या है, डिस्टेंस है। चलिए अब देखिए, साथ ही साथ जो आपका टी बीम के लिए होगा वो क्या होगा, BF शुड नॉट बी ग्रेटर देन L1 प्लस L2/2, मतलब हाफ ऑफ द L1 प्लस L2 है ना, हाफ ऑफ द L1 प्लस L2। सेकेंड थिंग, अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक्चुअल में देखा जाए तो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे जैसे हम एंड की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे फ्लेंज के एंड की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, उसका इंटेंसिटी रिड्यूस होता जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में क्या है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, रिड्यूस होता गया। जबकि एक्चुअल में कैसा लेते हैं, एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं, एज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एज्यूम कैसा करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिडिल में लिया गया है, जो मिडिल में दिखाया गया है। अगर इसको हाइलाइटर से दिखाने की कोशिश करें तो ये आपका एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। कैसा लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, है ना, इसको यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड की ओर डिक्रीज करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इक्विवेलेंट फ्लेंज विड्थ। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्लेंज विड्थ क्या होगा, देखिए डेफिनेशन देखिए, कहता है कि इक्विवेलेंट फ्लेंज विड्थ को BF से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, BF से, है ना, B_F। सो इट इज हाइपोथेटिकल विड्थ। एक क्या है, एक माना हुआ, एक काल्पनिक विड्थ है, एक काल्पनिक विड्थ है ना, ऑफ फ्लेंज दैट रेजिस्ट इन प्लेन कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन प्लेन कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन प्लेन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम लोग ने देखा कैसा लिया था, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना, यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म लेके नहीं चलेंगे तो एनालिसिस करना क्या होगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ हमें निकालना है विथ BF का वैल्यू, इक्विवेलेंट विथ ऑफ फ्लेंज का वैल्यू निकालना है, मतलब उसका फॉर्मूला हमें देखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे BF का वैल्यू
कंटिन्यूअस और मोनोलिथिक बीम के लिए। किस टाइप के लिए? कंटिन्यूअस और मोनोलिथिक बीम। अभी मोनोलिथिक क्या होता है? जब बीम और स्लैब का कास्टिंग हम सेम टाइम में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक बोलते हैं। मतलब एक ही टाइम में कास्टिंग होना। मोनोलिथिक मीन्स एक ही टाइम में कास्टिंग होना, है ना। कास्टिंग ऑफ बीम एंड स्लैब एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मोनोलिथिक। नाउ अब बताइए, जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट फ्लैंज विड्थ का जो फॉर्मूला होगा वो टी बीम के लिए डिफरेंट होगा, है ना, और एल बीम के लिए भी डिफरेंट होगा। दूसरी बात कि टी बीम आपका आइसोलेटेड है या कंटिन्यूअस है। पहला देखने जा रहे हैं किसके लिए? आइसोलेटेड के लिए या मोनोलिथिक के लिए। आइसोलेटेड बोले या मोनोलिथिक बोले, बोथ आर सेम, है ना। सो आइसोलेटेड टी बीम के लिए जो बी एफ का वैल्यू होता है वो होता है बी एफ इजकल टू एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, जहाँ पे बी एफ होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब किसी भी कीमत पे बी एफ का वैल्यू हाफ ऑफ द L1 प्लस L2 से बड़ा नहीं होगा, हाफ ऑफ द L1 प्लस L2 से बड़ा नहीं होगा। एल बीम के लिए बात करें तो एल नॉट बाई 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 6 डी एफ को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब बी डब्ल्यू में तो कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि बी डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वेव है, वो तो सेम ही रहना है ना। तो एल बीम के लिए होता है बी ए बराबर एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। नाउ क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी होते हैं, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाए होंगे तो जब पॉजिटिव से सैगिंग से हॉगिंग जाता है तो एक समय क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे जीरो होता है, तो दो पॉइंट के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो प्लीज कीप द पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। मोमेंट्स इन द बीम, इसका वैल्यू जो होता है 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव होता है, 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव होता है कंटिन्यूअस बीम के लिए, है ना। बी डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वेव होता है, और डी एफ क्या? डेप्थ ऑफ फ्लैंज होता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसके वैल्यू। नाउ आइसोलेटेड टी बीम का एग्जाम्पल क्या है? फुट ब्रिज आप देखे होंगे, है ना। छोटा मोटा मतलब जो कैनाल है उसके ऊपर बना होता है फुट ब्रिज। ये कैसा होता है? वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से बीम होता है उसमें, और इसके ऊपर क्या होता है? डेक होता है। इसके ऊपर क्या होता है? डेक होता है ना, डेक होता है। इसके ऊपर क्या होता है? व्हीकल्स मूवमेंट करता है और पैदल लोग भी इस पे मूव करते हैं, इसी को डेक ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा बीम यूज होता है? आइसोलेटेड टी बीम यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रिंजर बीम ऑफ स्टेयरकेस में देखे होंगे कुछ इसी तरह से होता है, एक बीम होता है ऐसे और इस पे क्या होता है? स्टेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंजर टी बीम। चलिए, ये तो एग्जाम्पल की बात हुई। नाउ मूव टू द फार्मूला। इस केस में जब आइसोलेटेड टी बीम होगा या एल बीम होगा, उस केस में इफेक्टिव इक्विवेलेंट फ्लैंज विड्थ का फार्मूला क्या होगा? तो ये होता है बी एफ इजकल टू एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। एल बीम के लिए क्या हो जाएगा? ये तो आपका टी बीम के लिए होगा, ये आपका आइसोलेटेड टी बीम के लिए होगा, है ना। और इधर हो गया आइसोलेटेड एल बीम के लिए, एक किसके लिए हो गया? एल बीम के लिए, है ना। क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 एल नॉट हो जाएगा, डिवाइडेड बटा एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या था? एल नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। बी क्या है? बी है एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ फ्लैंज नहीं है, ये क्या है? एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज, है ना। नाउ अब देखिए, हमें अब क्या करना है? एनालिसिस करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एनालिसिस पार्ट ऑफ फ्लैंज बीम, है ना। एनालिसिस करते हैं, है ना। एनालिसिस कहने का मतलब है कि हमारा जो अल्टीमेट एम होगा वो रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए आपको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना होगा, है ना। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जब एक बार आप निकाल लेते हैं तो उससे आपको पता हो जाएगा कि बीम हमारा सिंगली बीम है या फिर डबली बीम, या मतलब सेक्शन जो है आपका बैलेंस है या फिर अंडर एनफोर्स है या ओवर एनफोर्स है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। अब देखिए, चूंकि ये बीम थ्रू आउट द यूनिफॉर्म नहीं है, अगर थ्रू आउट द यूनिफॉर्म होता तो वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम सिंगली डबली बीम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है जो विड्थ है जो वेरी कर रहा है ना।
ऊपर तो क्या है, विड्थ ज़्यादा है और नीचे क्या है आपका कम है, नीचे क्या है कम है ना। तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, केसेस कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ केस हम कंसिडर करेंगे। सो नाउ हमारा मेन टारगेट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना। सो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट केस मैं लेने जा रहा हूँ, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज, कहाँ लाइक कर रहा है, विद इन द फ्लेंज पोर्शन। अब ध्यान से देखिए, जब विद इन द फ्लेंज पोर्शन लाइक करेगा, जब विद इन द फ्लेंज पोर्शन लाइक करेगा तो एक्स यू क्या होगा, जब विद इन द फ्लेंज लाइक करेगा तो एक्स यू क्या होगा, लेस देन या और इक्वल टू डी एफ होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी एफ होगा, है। तो इसी केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डी एफ होगा। जब लेस देन इक्वल टू डी एफ होगा तब तो क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया, है ना। जैसे हम सिंपल बीम का डिस्कशन करते थे उसी तरह से क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, उसी तरह से इसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जब आप स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो मैक्सिमम ए हो गया आपका क्या, एक्स यू हो गया, यहाँ पे दिखाए हैं देखिए, ये आपका क्या है, एक्स यू, यही आपका क्या है, एक्स यू, ठीक है। तो फिर ए क्या है, दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ए क्या है, आपको पता है कि जब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या है, ए वाला है, देखिए ए पोर्शन क्या है आपका, रेक्टेंगल है ना। ए कितना डिस्टेंस पे होता है, ए होता है आपका 3/7 डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस कितना होता है, 3/7 होता है। ये जो डिस्टेंस होता है वो आपका, एक मिनट मैं क्लियर वे में लिखता हूँ इसको, क्योंकि ये सब एनालिसिस अगर सही से देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये आपका 3/7 होता है, 3/7 एक्स होता है। और नीचे वाला डिस्टेंस क्या होता है, ए वाला पार्ट, जो नीचे वाला डिस्टेंस होता है वो 4/7 होता है, 4/7 एक्स यू, ठीक है। बहुत अच्छा बात। अब देखिए स्ट्रेन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है, जो कंक्रीट के फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन होगा 0.0035 होता है, ये तो आप लोग को पता है 0.0035 होता है। दूसरी बात कि स्ट्रेन का वैल्यू जो इस लेवल पे होता है, स्टील के लेवल पे, जो स्टील के लेवल पे स्ट्रेन का वैल्यू होता है वो कितना होता है बताइए, बहुत सिंपल है। स्ट्रेन का वैल्यू जो स्टील के लेवल पे होता है, EST इसको बोल दें, इसको EST यदि बोल दें तो ये होता था 0.002, आपको याद है, प्लस 0.87 F//ES, यही होता था ना, यही होता था, ठीक है। अब देखिए ये मान लेते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स कहीं यहाँ पे लग रहा है और ये आपका टेंसाइल फोर्स कहीं यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का लीवर आर्म कितना होता था, D - 0.42 XU, नहीं D - 0.42 XU, क्योंकि यही D है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेनफोर्समेंट से लेके कहाँ तक, टॉप फाइबर तक। तो ऊपर वाला वैल्यू घटा देंगे, ऊपर वैल्यू कितना है 3/7 XU, और 3/7 XU कितना होता है 0.42 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है ना। तो D - 0.42 XU हो गया, बहुत अच्छा। अब इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब XU का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालना है, हमारा टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना। नाउ इट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, आपको सब पता है पहले से, 0.36 FCK BF × XU, है ना, सिंगली डब्ल्यू में पढ़ चुके हैं। चूंकि एक बार सिंगली डब्ल्यू पढ़ चुके हैं तभी ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। नाउ T बराबर क्या होता है 0.87 F//ST, हमें फाइंड करना है न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या करेंगे, टोटल C फोर्स और टोटल T फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो टोटल C फोर्स कितना होता है 0.36 FCK BF × XU, है ना, बराबर 0.87 F//ST। तो यहाँ से XU निकल के आ गया, XU का फॉर्मूला आपको आ गया, पहले से भी पता था, ठीक है। चलिए तो इसका जो एनालिसिस है कैसा हुआ बताइए। इसका एनालिसिस सिंपल बीम की तरह हुआ, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। चूंकि आपका वेब में ही फ्लेंज में ही लाइक कर रहा था न्यूट्रल एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, जो भी फर्दर कैलकुलेशन करने वाले हैं या फिर जो भी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाला या टोटल टेंसाइल फोर्स निकाला, तो क्या करना, जो हम पहले फार्मूला पढ़े थे उसी में बी को इक्वेट कर देंगे, किससे, विड्थ ऑफ फ्लेंज से। यही तो चेंजिंग किए हैं, इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं किए, ध्यान से देखिए आप, है ना। पहले होता था 0.36 FCK × B × XU, यहाँ पे हो गया BF × XU, सिर्फ विड्थ ऑफ फ्लेंज से क्या कर दिए, बी को रिप्लेस कर दिए, है ना। चलिए नाउ
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू मैक्स बोले या एक्स यू लिमिटिंग बोले, बोथ आर सेम, है ना। तो आपको तो पता है कि जो एक्स यू मैक्स का वैल्यू होता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। केयरफुली सुनना है। तो ग्रेड ऑफ स्टील जब Fe250 होगा तो 0.53D होता है ना। जब Fe415 होता है 0.48D होता है। और यही हमारा सबसे ज़्यादा काम का चीज़ है, इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, है ना। और अगर Fe500 है तो 0.46D होता है ना। तो ये तो रहा एक्स यू मैक्स का स्टोरी। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स यू और एक्स यू मैक्स में कंपेरिजन करेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बीम है जो अंडर एनफोर्स है या बैलेंस है या ओवर एनफोर्स है ना। जब एक्स यू मैक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स यू मैक्स यहाँ से आ जाएगा और एक्स यू यहाँ से आ जाएगा, अब दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। नाउ बी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं दोनों में, है ना। सो एक्स यू यदि एक्स यू मैक्स के बराबर है तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। जब बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, है ना, और इस केस में जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे एक्स यू का फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे, एक्स यू मैक्स पुट करेंगे, वहाँ पे एक्स यू की जगह पे एक्स यू मैक्स पुट करेंगे। जब एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स होगा तो अंडर एनफोर्स होगा, है ना। और जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे वहाँ पे एक्स यू ही पुट कर देंगे। और जब ओवर एनफोर्स होगा तो क्या होगा, एक्स यू मैक्स पुट करेंगे। लेकिन ओवर एनफोर्स को हम क्या करेंगे, इट शुड बी रीडिजाइन, क्योंकि हम ओवर एनफोर्स प्रीफर करते नहीं, तो इट शुड बी रीडिजाइन, इट शुड बी रीडिजाइन, है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पढ़े हैं, सी फोर्स इंटू लीवर आर्म, है ना, कंप्रेशन साइड से, या और बताइए, टी फोर्स, टोटल टी फोर्स इंटू लीवर आर्म फ्रॉम टेंशन साइड। तो कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो 0.36 FC के BF इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, है ना। टेंशन साइड से निकालेंगे तो 0.87 F बाई इंटू STU D माइनस 0.42 XU, है ना। अब XU का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेक्शन पे। अगर बैलेंस है तो XU मैक्स पुट करेंगे, अगर अंडर एनफोर्स है तो XU ही पुट करेंगे, अगर ओवर एनफोर्स है तब क्या पुट करेंगे, तब आप पुट करेंगे XU मैक्स पुट करेंगे। नाउ मूव टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो वेरी सिंपल था यार, अभी तो जैसे हम लोग सिंगली डबली पढ़े थे वही था। अब हम दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा केस है जो कंसीडर करने जा रहे हैं। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब आपका XU क्या हो, जब आपका XU ग्रेटर देन DF हो, XU ग्रेटर देन DF है। जब XU ग्रेटर देन DF होगा, जब XU ग्रेटर देन DF होगा तब दो केस बनता है, दो केस बनता है। क्यों दो केस बनता है उसका रीजन मैं देने जा रहा हूँ। दो केस बनता है, पहला केस हो सकता है कि आपका 3/7 XU ग्रेटर देन इक्वल टू DF हो, और सेकंड केस हो सकता है 3/7 XU लेस देन DF हो। दो केस बन सकता है। क्यों दो केस, है ना। आप पूछेंगे सर क्यों दो केस ले रहे हैं, है ना। अब सुनिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3/7 XU क्या होता था, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम, है ना। यही होता था 3/7 XU, कितना पार्ट स्ट्रेस डायग्राम है जो रेक्टेंगल है। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम है वो फ्लेंज में लाई करेगा कि वेब में लाई करेगा, है ना। अगर 3/7 XU ग्रेटर देन DF हो गया तो सोचिए, अगर DF से बड़ा हो गया तो जो हमारा रेक्टेंगल पोर्शन है वो कहाँ लाई करेगा, वो कहाँ पे लाई करेगा बताइए, वो आपका लाई करेगा कहीं वेब में। कहाँ पे लाई करेगा, वेब में लाई करेगा, वेब में लाई करेगा, नहीं वेब में लाई करेगा, वेब में लाई करेगा, ठीक है, वेब में लाई करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अगर 3/7 XU लेस देन DF है तो आपका फ्लेंज में लाई करेगा, तब आपका फ्लेंज में लाई करेगा, है ना। तो फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ केस के सब केस लेने जा रहे हैं, है ना। केस तो हमारा क्या है, XU ग्रेटर देन DF। तो XU ग्रेटर देन DF में दो केस आया, एक तो ए आया, दूसरा ए आया। तो पहला सब केस देखने जा रहे हैं जब 3/7 XU क्या है, ग्रेटर देन DF है, सेकेंड थिंग, IS कोड एक बात और बोला, IS कोड एक चीज और बोला कि ठीक है ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसने एक शॉर्टकट बताया है। इस शॉर्टकट का मैं यूज भी करूंगा जब क्वेश्चन बनाऊंगा। साथ ही साथ उसने ये बोला कि आप एक कंडीशन और चेक कर लीजिए, दूसरा कंडीशन क्या बोला, दूसरा कंडीशन बोला कि आपका जो D/DW होगा, दूसरा केस बोला कि सॉरी DF/D जो होगा, DF/D जो होगा, अभी DF/D क्या होता है सुनिए आराम से।
IS कोड बोला कि जो आप क्या कीजिए, DF बटा डी निकालिए, DF बटा डी। ये बहुत बड़ा काम का चीज़ है, ये हमारा बहुत टाइम सेव करेगा। DF बटा डी है जो अगर लेस देन 0.2 होगा, 0.2 होता है, अगर कुछ ऐसा केस बनता है, यानी जब हम न्यूमेरिकल आएगा तो ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ऐसा केस बनता है तब हम सेव केस नंबर सब केस 1 को लेकर चलेंगे, तब इसका डिस्कशन मतलब एनालिसिस कैसे करेंगे अभी देखिए, आगे देखते हैं, है ना, कैसे एनालिसिस करते हैं। तो पहला सब केस लेने जा रहा हूँ 3/7 एक्स ग्रेटर देन DF, साथ ही साथ DF बटा डी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0.2 होगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम IS कोड, फ्रॉम IS कोड, फ्रॉम IS कोड, ठीक है, फ्रॉम IS कोड। तो अब देखिए इसका एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीम है, ये जो हमारा बीम है, T सेक्शन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा पार्ट आप बताइए, कौन कौन सा पार्ट। एक तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारा वेब होगा, एक तो हमारा वेब होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फ्लेंज होगा, दूसरा क्या होगा, फ्लेंज होगा, है ना, फ्लेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वेब को काट के अलग कर दे रहे हैं, फ्लेंज को काट के अलग कर दे रहे हैं, और दोनों के लिए क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कहने का मतलब है कि वेब के लिए भी कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, फ्लेंज के लिए भी कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स जब निकालना होगा तो वेब के लिए कंप्रेसिव फोर्स और फ्लेंज के लिए कंप्रेसिव फोर्स दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल है कि नहीं। सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना है तो वेब के लिए भी टेंसाइल फोर्स निकालेंगे और फ्लेंज के लिए भी टेंसाइल फोर्स निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टेंसाइल फोर्स निकल जाएगा। उसी तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों अलग अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यही करेंगे ना, यही करेंगे ना, है ना। अब देखिए ये तो हमारा स्ट्रेन डायग्राम हो गया, है ना। मैक्सिमम कितना होता है, 0.0035 होता है, ये सब पता है आपको। और ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, 0.45 FCK होता है, 0.45 FCK होता है कि नहीं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 3/7 एक्सियो रेक्टेंगल होता है, अब 4/7 एक्सियो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। नाउ मूव टू द एनालिसिस पार्ट। तो इसको क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला आपका हो गया वेब पार्ट और दूसरा हो गया आपका फ्लेंज पार्ट, दूसरा क्या हो गया आपका फ्लेंज पार्ट। तो वेब पार्ट को अलग डील करेंगे, फ्लेंज पार्ट को अलग डील करेंगे, और उसके बाद दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो हम पहले वेब को कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वेब में जो आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है C1 लग रहा है, और टेंसाइल फोर्स क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, T1 लग रहा है। और लीवर आर्म तो आपको पता है D माइनस 0.42 XU पे होता है, 0.42 XU पे होता है। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक बीम है जिसमें ASTO1 क्या है आपका, रेनफोर्समेंट है, और जो बीथ ऑफ बीम है कितना है, BW के बराबर है, बीथ ऑफ बीम है जो BW के बराबर है। इसका एनालिसिस आपको आता है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लिखना चाहें ये वेब में, ये क्या है आपका वेब है, और ये आपका क्या है, फ्लेंज है, आपका क्या है, फ्लेंज है। तो पहले वेब को देखने जा रहे हैं, है ना। एक किसका डिस्कशन कर रहे हैं, वेब का, और एक किसका डिस्कशन कर रहे हैं, फ्लेंज का। बहुत सिंपल है, खाली ध्यान से सुनना है। तो C1 है ना, C1 निकालें, आपको पता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU होता था। B को रिप्लेस कर देंगे BW से, B को किससे रिप्लेस कर देंगे, BW से रिप्लेस कर देंगे। उस तरह से T1 तो 0.87 इंटू A बाई इंटू AST होता था। यहाँ पे मान लें कि AST है जो डिवाइड हो गया है दो पार्ट में, AST है जो डिवाइड हो गया है दो पार्ट में। एक को ASTO1 बोल दिए हैं जो वेब में लिया गया है, और एक को AST2 बोल दिए हैं जो फ्लेंज में लिया गया है। जो फ्लेंज में जो फोर्स C2 आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए लिया गया है। फ्लेंज में जो फोर्स C2 आ रहा है कंप्रेसिव फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए लिया गया है, ठीक है। एनालिसिस करने का एक जुगाड़ है, एक क्या है, एक जुगाड़ है ना। चलिए तो T1 कितना हो जाएगा, 0.87 A बाई इंटू AST1, सब पता है आपको। लीवर आर्म 1 कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU, आपको ये भी पता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 यदि लिखना चाहे, अगर 1 लिखना चाहे, अगर टेंशन साइड से लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, टेंशन साइड से T1 इंटू लीवर आर्म O1। अगर कंप्रेशन साइड से लिखना चाहे तो C1 इंटू लीवर आर्म O1, यही करेंगे ना। तो C1 0.36 FCK BW इंटू XU इंटू D माइनस 42 XU।
T1 0.87 A बाई ST1 इंटू D माइनस 0.42 XU, बहुत सिंपल है। अब आइए फ्लेंज पार्ट पे, तो C2 निकालना होगा, तो C2 कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा, बीच में एकदम, ये कहाँ पे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, है ना। तो C2 अगर निकालना चाहें तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था 0.45 FCK, है ना। विथ कितना था BF माइनस BW, चूंकि BW तो काट के बाहर निकाल लिए, तो कितना बचा BF माइनस BW, यहाँ पे देखिए, इस पर यहाँ पे BF माइनस BW इंटू डेप्थ कितना है, DF के बराबर है, तो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकल गया। T2 कितना है 0.87 F बाई इंटू ST2, है ना। लीवर आर्म 2 कितना है बताइए, लीवर आर्म 2 देखिए कितना है, ध्यान से देखिए, यही है, ये क्या है, लीवर आर्म 2 है ना, लीवर आर्म 2 है, तो D माइनस डी एफ बाई टू, तो D माइनस डी ए बाई टू। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें, है ना, किसका, फ्लेंज का, तो क्या होगा C2 इंटू L2 लिख सकते हैं या T2 इंटू L2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, C2 इंटू लीवर आर्म 2 कंप्रेशन साइड से, या अगर टेंशन साइड से लिखना है तो T2 इंटू लीवर आर्म 2 टेंशन साइड से, बहुत सिंपल है यार। तो कंप्रेशन साइड से 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू DF हो गया, इंटू लीवर आर्म D माइनस DF बाई 2, टेंशन साइड से लिखेंगे तो 0.87 F बाई इंटू AST2 इंटू D माइनस DF बाई 2। नाउ इट्स वेरी सिंपल। नाउ हमें क्या करना है, चूंकि वेब भी है और फ्लेंज भी है, टी बीम में तो दोनों है ना, तो क्या करेंगे, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए क्या करेंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा, तो C1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, C2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, सब वैल्यू पता है आपको। टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि निकालना है तो MOR1 प्लस MOR2 हो जाएगा, तो MOR1 A हो गया, MOR2 A हो गया, है ना। अगर XU निकालना है तब क्या करेंगे, टोटल C को टोटल T से इक्वेट कर देंगे, एक ही तो फार्मूला पढ़े हैं, है ना, यही तो रामबाण है ना। तो C इक्वल टू T कर देंगे, जब C इक्वल टू T करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.36 FCK BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK ये C1 C2 बराबर T1 T2, तो T1 T2 कितना हो जाएगा 0.87 इंटू F बाई इंटू AST हो जाएगा, है ना। चूँकि T1 T2 करेंगे तो 0.87 इंटू F बाई इंटू AST1 प्लस AST2 आएगा, और AST1 प्लस AST2 किसके बराबर है, AST के बराबर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से XU निकल गया, अब क्या करेंगे, XU और XU मैक्स में कंपेरिजन करेंगे, चीज़ें रिपीट होती है, चलिए। तो XU इक्वल टू XU मैक्स होगा तो बैलेंस होगा, XU लेस देन XU मैक्स होगा तो URS होगा, XU ग्रेटर देन XU मैक्स होगा तो ORS होगा, ओवर एनफोर्स होगा, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय, है ना, अगर बैलेंस सेक्शन होगा तो XU मैक्स यूज करेंगे, अंडर एनफोर्स्ड होगा तो XU यूज करेंगे, ओवर एनफोर्स होगा तो XU मैक्स होगा, है ना। नाउ सेकंड थिंग, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी है आपको टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, अप्लाइड मोमेंट MU से, अगर अब सुनिए, अगर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकाले हैं, है ना, मतलब उससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अगर MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, ओवर एनफोर्स होगा, MU लेस देन MU लिमिटिंग हो गया तब क्या हो जाएगा, अंडर एनफोर्स, अदरवाइज दोनों बराबर हो गया तो बैलेंस हो गया, है ना। नाउ नोट देखिए, टोटल टेंसाइल एनफोर्समेंट AST को दो पार्ट में डिवाइड किया था, AST1 AST2, है ना। AST1 क्या है, कंपोनेंट ऑफ AST का ही कंपोनेंट है, टू बैलेंस द कंप्रेसिव फोर्स C1 ऑफ वेव, है ना। AST2 क्या है, कंपोनेंट ऑफ AST टू बैलेंस द कंप्रेसिव फोर्स C2 ऑफ फ्लेंज, है ना। तो ये तो था केस नंबर 2 का सब केस नंबर 1, नाउ मूव टू द सब केस 2, सब केस 2 क्या हो सकता है आपको पता है, XU क्या हो सकता है, ग्रेटर देन DF हो सकता है, मतलब XU ग्रेटर देन DF तो डिस्कस कर ही रहे हैं, XU ग्रेटर देन DF, पिछला केस में भी XU ग्रेटर देन DF ही था, बट 3/7 XU क्या था, वो भी ग्रेटर देन DF था। इस केस में क्या होगा, 3/7 XU क्या होगा, लेस देन DF होगा, 3/7 XU क्या होगा, लेस देन DF होगा। साथ ही साथ अब सुनिए, बहुत मजा आने वाला है, साथ ही साथ बट 3/7 XU क्या हो गया, लेस देन DF हो गया, है ना, लेस देन DF हो गया। और IS कोड क्या बोलता है, IS कोड बोलता है
कि डी एफ बटा डी भी निकालिए, डी एफ बटा डी भी निकालिए। इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 0.2 होगा, 0.2 होगा, है ना, 0.2 होगा। और जब ऐसा केस होगा तो कैसे एनालिसिस करेंगे, आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। अगर डी एफ बटा डी ग्रेटर देन 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, साथ ही साथ 3/7 XU लेस देन डी एफ हो गया, तब क्या हो गया, तब आपको 3/7 XU लेस देन डी एफ का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब कि जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन था वो विद इन द फ्लेंज लाई करेगा, विद इन द फ्लेंज लाई करेगा। ये आपका क्या हुआ, देखिए ध्यान से, विद इन द फ्लेंज हुआ कि नहीं है, यही तो है रेक्टेंगुलर पोर्शन यार, विद इन द फ्लेंज लाई करेगा। पैराबोलिक पोर्शन यहाँ से लाई करेगा, यहाँ से नीचे क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये पार्ट तो 3/7 XU होता है, ये पार्ट कितना होता है, 3/7 XU होता है नीचे, है ना, 3/7 XU होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। दूसरी बात कि जिस पोर्शन पे रेक्टेंगुलर होता है उस पोर्शन पे स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है बताइए, 0.002, 0.002, तो यहाँ पे लिखा गया है। और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट फाइबर पे, टॉप मोस्ट फाइबर 0.0035, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है 0.45 FCK, है ना। अब देखिए, अब एकदम काफ़ी अटेंशन के साथ सुनना है, काफ़ी अटेंशन के साथ सुनना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है कि जो पैराबोलिक पोर्शन है वो आपका फ्लेंज में भी एंटर कर गया है और आपका वेब में भी एंटर किया गया है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, जो पैराबोलिक पोर्शन है वो आपका वेब में भी एंटर कर गया है और फ्लेंज में भी एंटर कर गया है, यही पार्ट तो है, वेब में भी एंटर कर गया है और फ्लेंज में भी एंटर कर गया है। सो अब जो एनालिसिस है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट डेप्थ निकालेंगे, यहीं पे कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट डेप्थ। आईएएस कोड रिकमेंड करता है कि आप क्या कीजिए, इक्विवेलेंट डेप्थ निकालिए, है ना, इक्विवेलेंट डेप्थ निकालिए बाई एफ। उस इक्विवेलेंट डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाई एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वाई एफ का वैल्यू होगा, जो वाई एफ का वैल्यू होगा वो आईएएस कोड ने दिया है, मैं नहीं दिया हूँ, आईएएस कोड ने दिया इक्विवेलेंट डेप्थ का वैल्यू, इक्विवेलेंट डेप्थ का वैल्यू वाई एफ, इक्विवेलेंट डेप्थ को किससे डिनोट किया, वाई एफ। वाई एफ जो होगा वो होगा 0.15, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना XU प्लस 0.65 इंटू डी एफ। मैं भी याद किया हूँ, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। वाई एफ इक्विवेलेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होगा वो 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू डी एफ होगा। बहुत अच्छा। बट किसी भी केस में, है ना, इन एनी सर्कमस्टांसेस जो वाई एफ का वैल्यू होगा वो किसी भी केस में क्या हो सकता है, मतलब डी एफ से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी एफ होगा, लेस देन इक्वल टू डी एफ होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेस देन इक्वल टू डी एफ होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, मैक्सिमम डी एफ के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम डी एफ के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर दिखाए हैं, देखो मैक्सिमम डी एफ के बराबर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस होल बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होगा वेब पोर्शन, एक होगा वेब पोर्शन और दूसरा क्या होगा, फ्लेंज पोर्शन, दूसरा क्या होगा, फ्लेंज पोर्शन, ठीक है, फ्लेंज पोर्शन। इसको 1 मान लेते हैं और इसको फिर से क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेब हो गया, फ्लेंज हो गया, फिर फाइनली क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब सुनिए एनालिसिस, ये जो डेप्थ कितना होगा, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेनफोर्समेंट से लिया गया है। ये भी क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होगा, है ना। मतलब टोटल जो AST है, फिर से क्या कर रहे हैं, टोटल AST को फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ASTO1 और AST2, ASTO1 एंड AST2, ठीक है। AST2 क्या करेगा, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स इक्विवेलेंट फ्लेंज में आ रहा होगा उसको बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा, है ना। और ASTO1 क्या होगा, वेब का कॉम्प्रेसिव फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। इक्विवेलेंट डेप्थ हो गया YF के बराबर फ्लेंज का, और विड्थ कितना हो गया, BF माइनस BW के बराबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ पर लीवर आर्म की बात करें तो लीवर आर्म क्या होगा बताइए, लीवर आर्म इफेक्टिव डेप्थ माइनस YF/2, क्योंकि YF क्या है, रेक्टेंगुलर है, YF क्या है, रेक्टेंगुलर है, YF/2। यहाँ पे देखिए YF/2, ये आपका हो गया लीवर आर्म। ये T2 हो गया, ये C2 हो गया, यहाँ पे क्या लग रहा है, C2 लग रहा है।
अब हम C1 C2 है ना, T1 T2 सबका वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि हम वेव के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? वेव के लिए लिखेंगे। जब वेव के लिए लिखेंगे तो C1 क्या होगा 0, चूंकि वो तो क्या है रेक्टेंगुलर बीम है, सिर्फ हमको क्या करना है B को रिप्लेस करना है BW से, इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। तो 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, बहुत सिंपल। T1 क्या होगा 0.87 F बाई इंटू AST1। लीवर आर्म 1 क्या होगा D माइनस 0.42 XU। नाउ MOR1 क्या होगा? MOR1 क्या होगा बताइए? MOR1 आप टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं। कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो C1 इंटू L1, टेंशन साइड से निकालेंगे तो T1 इंटू L1, यही करेंगे ना, यही करेंगे ना, T1 इंटू L1। चलिए तो देखिए 0.36 FCK BW XU इंटू D माइनस 0.42 XU, ये तो कंप्रेशन साइड से हो गया। टेंशन साइड से लिखेंगे तो क्या होगा 0.87 F बाई AST1 D माइनस 0.42 XU, ये तो हुआ वेव के लिए। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ फ्लेंज? फ्लेंज के लिए क्या होगा बताइए? C2 0.45 FCK मैक्सिमम स्ट्रेस था, BF माइनस BW क्या था विथ था, इनटू डेप्थ। डेप्थ कितना लेंगे? बाई एफ के बराबर लेंगे, क्योंकि कोवेलेंट डेप्थ किसके बराबर है? बाई एफ के बराबर होगा। T2 क्या होगा 0.87 F बाई इंटू AST2 है ना। एल लीवर आर्म 2 क्या होगा D माइनस बाई एफ बाई 2, D माइनस बाई एफ बाई 2। पीछे फिगर जाओगे देखिए, फिगर जाके देखिए पीछे, देखिए D माइनस बाई एफ बाई 2 है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे। बहुत अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। क्या होगा यहाँ भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकाल लें तो क्या होगा C2 इंटू लीवर आर्म 2 या ध्यान से सुनना T2 इंटू लीवर आर्म 2, यही करेंगे ना, यही तो करेंगे, तो वही लिखें C2 इंटू लीवर आर्म 2 या T2 इंटू लीवर आर्म 2। बहुत सिंपल है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। अगर टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर निकालना हो, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स यदि निकालना हो तो C बराबर क्या होगा C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, C2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अगर टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना है तो T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 क्या होगा 0.87 F बाई इंटू AST1 प्लस 0.87 F बाई इंटू AST2। तो AST1 AST2 यहाँ हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा छोटू? AST के बराबर हो जाएगा, AST के बराबर हो जाएगा। नाउ हमें तो निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या करेंगे टोटल C को टोटल T से बराबर करेंगे, टोटल C को T से बराबर करेंगे तो 0.36 FCK BW मतलब C1 प्लस C2। अरे टोटल C किसके बराबर है? टोटल C है C1 प्लस C2 के बराबर, और टोटल T किसके बराबर है? T1 प्लस T2 के बराबर। सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, सब का वैल्यू पुट कर दिए, है ना। यहाँ से आल्सो इक्वेशन में बाई एफ किसके बराबर है 0.15 XU प्लस 0.65 DF के बराबर है, हाँ DF के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा XU निकल जाएगा, XU निकल जाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि चूज रैंडम वैल्यू ऑफ XU सच दैट XU लेस देन क्या हो जाए, मतलब 3/7 XU क्या था 3/7 XU ग्रेटर देन DF था ना, 3/7 XU लेस देन DF था, लेस देन DF था। 3/7 XU क्या था? लेस देन DF था। तो XU क्या होगा 7/3 DF हो जाएगा, मतलब XU क्या हो जाएगा लेस देन 7/3 DF हो जाएगा, है कि नहीं। सो कोई रैंडम वैल्यू भी आप चूज कर सकते हैं XU का, और इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। देखो ये चीज आपको क्लियर तब होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए नाउ अब क्या करेंगे XU और XU मैक्स का कंपेरिजन करेंगे। ये सब पुराना स्टोरी है, ये सब हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। चलिए नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है MOR1 प्लस MOR2, चूंकि वेव भी रहेगा टी बीम में और फ्लेंज भी रहेगा तो दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो दोनों का ऐड कर दिए। वेव का हुआ 0.36 FCK BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस फ्लेंज का क्या हुआ 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू D माइनस DA बाई 2, है ना। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई एफ हो गया, टोटल एरिया निकल गया, मतलब टोटल फोर्स निकल गया, इंटू D माइनस बाई ए बाई 2 इंटू D माइनस बाई ए बाई 2। देखो यहाँ पे ए रहा 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू बाई एफ इंटू D माइनस बाई ए बाई 2। बहुत सिंपल है। चलिए दिस इज फ्रॉम द कंप्रेशन साइड, कहाँ से निकालें कंप्रेशन साइड से निकालें, है ना। बट इफ वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द टेंशन साइड द वैल्यू ऑफ AST1 AST2 का क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, जो कि नहीं रहेगा, है ना, नहीं रहेगा, है ना। सो नाउ कंपेयर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद द अप्लाइड मोमेंट, इससे क्या पता चल जाएगा
हमारा बीम है जो सिंगली है या डबली है, ये हमको पता चल जाएगा, है ना, ये है जो हमको पता चल जाएगा। नाउ 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 मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम आगे मूव करते हैं, है ना। अब देखिए, अब है जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा ज़्यादा क्लैरिटी होता है, ज़्यादा क्लैरिटी होता है ना। सबसे पहली बात केयरफुली आपको देखना है, एक क्वेश्चन पूछा आपको SBT 2019 में 6 मार्क्स का, सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आज भी क्वेश्चन करेंगे और कल भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे सेमेस्टर का हो, चाहे SSJ का मेंस हो, कुछ भी हो, आपका बन जाएगा, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो डेटा दिया हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, जो दिया है उसको पहले बाहर निकाल के रखिए, है ना। तो क्या दिया हुआ है, देखिए आपका दिया हुआ है BF, कहता है ए टी बीम हैज द फॉलोइंग डेटा विथ ऑफ फ्लेंज 2000 mm। तो लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, विथ ऑफ फ्लेंज इसी को तो बोलते हैं। टू 2000 हो गया, ये कितना हो गया, 2000 हो गया BF। चलिए आगे पढ़िए, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 150 mm, ये आपका कैपिटल D, बीथ ऑफ वेब 300 BW, आगे बढ़िए, डेप्थ ऑफ वेब 100, है ना, ये एक्चुअली इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे सुधार लीजिए, ये क्या इफेक्टिव डेप्थ है, ये डेप्थ ऑफ वेब नहीं है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है ना। क्या है, इफेक्टिव, इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है मतलब स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी कहाँ से कहाँ तक होता था, इसका CG से यहाँ तक का, यहाँ तक का, ये थोड़ा सा गलत बन गया था, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, ये स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है, 1000। चलिए, ये तो डेटा दिया हुआ है, आगे बढ़िए, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, ऑफ द सेक्शन कोरिस्पोंडिंग टू द, और क्या करना है, ऑफ द सेक्शन एंड कोरिस्पोंडिंग एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, मतलब AST लिमिटिंग पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है MU लिमिटिंग, MU लिमिटिंग, और इसका एक और नाम है MU मैक्स, MU मैक्स। दूसरा पूछ रहा है AST लिमिटिंग, AST, यही आपका AST, हमें नहीं पता इसका वैल्यू क्या आने वाला है, हमें नहीं पता, ये है AST, इसी का वैल्यू निकालना है, AST लिमिटिंग, और AST मैक्स भी बोल दें, AST मैक्स बोल दें, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। बोला है कि आप क्या कीजिए, M20 कंक्रीट लीजिए और Fe415 स्टील लीजिए। नाउ हाउ वी विल प्रोसीड, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी विल प्रोसीड, क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना, क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि आप क्या कीजिए, क्योंकि हमें देखिए हमें निकालना है MU लिमिटिंग, MU लिमिटिंग निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि MU, जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूला में XU के जगह पे XU मैक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, XU मैक्स यूज करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, तो XU मैक्स क्या होगा, निकाल लीजिए, XU मैक्स निकाल लेते हैं। XU मैक्स क्या होगा बताइए, कुछ याद है, XU मैक्स किसके लिए, 415 स्टील है तो कितना होता है 0.48 D होता है, किसके लिए, लिख देता हूँ, फॉर Fe415, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू निकालिए तो जरा, कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू D कितना था 1000, तो कितना आ गया 480 आ गया, 480 mm आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट अब देखिए, अब हमको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपका, देखो सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे, अब हम एक केस इसको डिटेल में अगर बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, XU ग्रेटर देन DF, XU लेस देन DF, है ना, XU लेस देन DF। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने के बाद जो XU आएगा वो ग्रेटर देन DF आएगा, कैलकुलेट करने के बाद XU क्या आएगा,
ग्रेटर देन डी एफ आएगा, ग्रेटर देन डी एफ आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्स यू क्या आएगा, ग्रेटर देन डी एफ आएगा, है ना, ग्रेटर देन डी एफ आएगा। सेकेंड थिंग, जब एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ आता है तो दो केस बनता है। पहला केस बनता है कि 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ होगा और 3/7 एक्स यू लेस देन डी एफ होगा, है ना, 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ होगा और 3/7 एक्स यू ग्रेटर लेस देन डी एफ होगा, है ना। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आई एस कोड बोलता है वो वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू निकालते हैं। आई एस कोड क्या बोलता है, आई एस कोड बोलता है कि आप सबसे पहले डी एफ बटा डी निकालिए, डी एफ बटा क्या कीजिए, डी निकालिए, डी एफ बटा डी निकालिए, है ना। तो डी एफ बटा डी निकाल के देखिए तो जरा, डी एफ तो आपका 150 है और डी कितना 1000 है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.15। क्या बात है, 0.15, जो कि क्या है, लेस देन 0.2 है, जो कि क्या है, लेस देन 0.2 है। अब जरा पीछे ले जाते हैं आपको, जब लेस देन 0.2 होता है, जब लेस देन 0.2 होता है तो कौन सा केस होता है, पहला वाला केस होता है, सब केस 1। और पीछे जाइए, देखिए डी ए बटा 2 लेस देन 0.2 है तो सब केस 1 होता है, सब केस 1 होता है। एक चीज हो गया। तो यही बोले थे कि इसका हम यूज करेंगे, है ना। अरे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना ही होगा। तो डी ए बटा डी लेस देन हो गया, इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, डी ए बटा डी लेस देन 0.2 हो गया एंड 3/7 एक्स यू अगर निकालें, एक्स यू का वैल्यू कितना है बताइए, 480 आया है, 480 आया है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 201.6, 201.6, जो कि क्या है, ग्रेटर देन डी एफ है, ग्रेटर देन डी एफ है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो नाउ, अब ध्यान से सुनना है, नाउ अब क्या करें बताइए, नाउ एम यू लिमिटिंग निकालें, एम यू लिमिटिंग क्या फार्मूला होगा बताइए, क्या होगा बताइए, है ना, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR1 प्लस MOR2। डायरेक्ट फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ, क्या होगा 0.36, पहले वेव का लिखेंगे, वेव का, तो 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू, वेव का इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू होता था, लेकिन यहाँ पे एक्स यू की जगह पे क्या लेंगे, एक्स यू मैक्स लेंगे। आप यहीं पे गलती करेंगे, एक्स यू मैक्स लेंगे, क्योंकि हमें एम यू लिमिटिंग निकालना है, क्वेश्चन में ही बोला एम यू लिमिटिंग निकालने। इंटू लिबर आर्म किसका, वेव का, तो वेव का कितना होता था, डी माइनस 0.4242 एक्स यू, फिर से क्या लेंगे, एक्स यू मैक्स लेंगे, बहुत अच्छा। प्लस ये तो किसका हो गया, ये हो गया आपका वेव का। आप किसको लिखेंगे, फ्लेंज का, तो फ्लेंज का लिखिए। जब फ्लेंज का लिखेंगे तो क्या होता था, स्ट्रेस इंटू एरिया, टोटल फोर्स पहले लिखिए 0.45 इंटू एफ सी के इंटू विथ कितना होता था बताइए, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ध्यान से, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, विथ हो गया, इंटू क्या, डी एफ, टोटल एरिया निकल गया, इंटू डी एफ मतलब टोटल फोर्स निकल गया, इंटू लिबर आर्म क्या होता था बताइए, लिबर आर्म होता था डी माइनस डी एफ बटा 2, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना है ना। तो एम यू लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.36 इंटू एफ सी के कितना है 20 है, इंटू बी डब्ल्यू कितना है 300 है, इंटू एक्स यू मैक्स कितना है 480 है, इंटू डी कितना है 1000 है, माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स कितना है, 480 है। ये तो हुआ छोटू वेव का। अब हम फ्लेंज का निकालेंगे तो क्या होगा 0.45 इंटू ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है 20 है ना, इंटू
बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ कितना है 2000 माइनस बी डब्ल्यू कितना है 300, बहुत सिंपल है यार 300 है ना, इंटू डी एफ, डी एफ कितना है 150 इंटू लेबर आर्म डी माइनस डी एफ, डी कितना है 1000 माइनस डी एफ बाई 2 150 बाई 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आंसर जो आ रहा है 2.95 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन एमएम। ठीक है, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। लेकिन अभी एरिया ऑफ स्टील निकालना है, वो भी लिमिटिंग के लिए। एरिया ऑफ स्टील निकालना किसके लिए? लिमिटिंग के लिए। तो बहुत अच्छा बात है, लिमिटिंग के लिए निकालना है तो कहाँ से आएगा बताइए। मैं फिर से डेटा लिख देता हूँ। ये आपका 2000 था, ये 2000 था, यहाँ तक गया था 1000 था, यही एस टी निकालना है, ये 1000 था, ये आपका 300 था, ये आपका 150 था, है ना। तो सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन इज एस टी लिमिटिंग। अब ध्यान से सुनना है, एस टी लिमिटिंग कैसे आएगा ये बताओ, है ना। नाउ लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, एस टी लिमिटिंग निकालना है। तो कैसे, कहाँ से आएगा? एक ही तो उपाय है, टोटल सी फोर्स और टोटल टी फोर्स क्या कर दें? बराबर कर दें, टोटल बराबर कर दें। ठीक है, तो टोटल सी फोर्स क्या होता था छोटू? C1 प्लस C2 होता था। और टोटल टी फोर्स क्या होता था? टोटल टी फोर्स होता था 0.87 F बाई इंटू एस टी, है ना। एस टी लिमिटिंग लिख देंगे, वही हमें निकालना है। तो लिखें आप, तो C1 प्लस C2 बराबर टी हो जाएगा, तो सबसे पहले C1 लिखिए। C1 किसका बताइए? वेव का। किसका? वेव का। तो वेव का कितना होता था बताइए? 0.36 मैं लिख रहा हूँ वेव का 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू, यही गलती करेंगे, क्या लेंगे? एक्सयू मैक्स लेंगे, बहुत अच्छा, एक्सयू मैक्स लेंगे, है ना। एक्सयू मैक्स लेंगे, टोटल C1 निकल गया प्लस C2 किसका? C2 फ्लेंज का कितना? 0.45 इंटू एफ सी के इंटू चलो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, है ना। इंटू क्या होता था? विथ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। आप जितना बार लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा, है ना। इंटू डी एफ डेप्थ ऑफ प्लेन। तो टोटल फोर्स निकल गया, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया, इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। कितना होगा बताइए? 0.87 इंटू एफ बाई इंटू AST1 प्लस AST2। और AST1 प्लस AST2 क्या होता था? AST के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? AST के जगह पे क्या लिखेंगे इसको? AST लिमिटिंग। यही तो हमें निकालना है। अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो गया। सबसे वैल्यू पुट कीजिए 0.36 इंटू 20 इंटू BW 300। देखिए हमको वैल्यू भी याद हो गया सब, तो आपको भी याद हो जाएगा। 480 प्लस 0.45 इंटू एफ सी के 20 इंटू 2000 माइनस बी डब्ल्यू व्हाट इज द BW? 300 इंटू DF कितना? 150 इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ बाई 415 इंटू AST लिमिटिंग। बस अब यहाँ से क्या होगा? AST लिमिटिंग अब फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। AST लिमिटिंग जो आ रहा है आपका 9228
8.04 mm स्क्वायर। बाद में अगर आपको डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। यही AST आ गया, AST क्या आ गया है, लिमिटिंग आ गया। ठीक है, तो ये तो था एक पार्ट ए। आज हम डिस्कस किए कौन वाला पार्ट, जब आपका DF/D है जो 0.2 से छोटा है और 3/7 XU ग्रेटर देन DF है। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, एनालिसिस वाला। अभी एनालिसिस का पार्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद डिजाइन का 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे स्लैब और कॉलम फुटिंग, ये सब बहुत जल्दी खत्म होगा, है ना। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, है ना। इसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखिए, है ना, है ना। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आना है ना। सो रिपीट कीजिए लेक्चर को जब तक कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।